CDS 1 2023 के जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिटी के लिए, इन टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। इनसे एग्जाम्स में पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी की पहले पार्ट की सीरीज आपको दी है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के वीडियो टॉपिक्स दिए हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो देख के जाना, उन क्वेश्चंस को करके जाना। ऐसे ही पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आपको दिशा वाली बुक से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ना है, खुद की बुक से, एम लक्ष्मीकांत से या मेरे नोट से, जहाँ से आपको सही लगे। उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जितने हो सके, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में पक्का दिखेंगे। एक ट्रिक आपको और बताऊंगा मैं क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में, कि आपके यूपीएससी जो भी क्वेश्चन बनाता है वो बनाता कहाँ से है और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ से क्वेश्चन आए। तो उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर्टिकल 341 और 342 काफ़ी न्यूज़ में था। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है कि प्रेसिडेंट एक लिस्ट जारी करता है, एक नोटिफाई करता है कि कौन कौन सी कास्ट है जो शेड्यूल कास्ट है, कौन कौन सी ट्राइब है जो शेड्यूल ट्राइब है, जिससे इनको रिजर्वेशन में और जॉब में काफ़ी जगह फायदा मिलता है। ये लोग काफ़ी पहले से सप्रेस्ड हैं, इनको कुछ हमें करना चाहिए जिससे कि ये उठे। ठीक है। नॉर्मल लाइफ में तो इसलिए इनको ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं कि जिनसे इनको कुछ फायदा हो लाइफ में। तो आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। आप तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन की बेरेक्ट उठाइए, लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी, जहाँ से हो सके इन दोनों को पढ़ के आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस कोटा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन बीच में लाई थी गवर्नमेंट। तो आपको पढ़ना है कहाँ से, कौन सा ऐसा, क्या लिमिट है, पहला तो कितने रुपए एनुअल इनकम होनी चाहिए, उसके अंडर आने वाले लोग ही ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा उठा सकते हैं। सीडीएस में भी इसको अलाउ कर दिया इस बार से, आप देख रहे होंगे फॉर्म में। तो आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है। आप गूगल से पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से पढ़िए। और अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा, इसीलिए ईडब्ल्यूएस कोटे को आप खुद से सर्च करिए, आराम से पढ़िए। इसके अलावा आर्टिकल 330 न्यूज़ में था। 330 क्या है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, लोकसभा है, वहाँ जो शेड्यूल कास्ट्स हैं और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए सीट्स बुक रहती हैं। ठीक है। तो रिजर्व जो सीट्स हैं उससे रिलेटेड ये प्रोविजन इस आर्टिकल में है, आपको ये पढ़ के जाना है। 332 में भी सेम चीज़ है, लेकिन वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट्स की रहती हैं, वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए जो लोग हैं उनके लिए रिजर्व रहती हैं सीट्स। ये दोनों आपको पढ़ने हैं। 243D, इसमें है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। तो पंचायत के बारे में आपको पूरा पढ़ना है इसके अलावा। ठीक है। पंचायत में कितने टायर सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, पंचायत के क्या फायदे हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, आपके आपको पता पूरा होना चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 310 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन और अ स्टेट। ठीक है। अगर कोई डिफेंस में है या फिर कोई सिविल सर्विसेज में है, तो वो सिर्फ जब तक का प्रेसिडेंट जाए तब तक काम कर सकता है, क्योंकि उसको अपॉइंट भी वही करता है। ठीक है। तो आपको 310 न्यूज़ में था, इसको पढ़ना है। 311 में क्या है कि अगर कोई डिफेंस में है या कोई मान लीजिए सिविल सर्विसेज में है, तो उसको वही इंसान डिसमिस कर सकता है जिसने अपॉइंट किया हो। उसके नीचे का लेवल का अगर कोई सबॉर्डिनेट ऑफिसर है तो वो अगर उसको डिसमिस कर रहा है तो लीगल मान्य नहीं है। ठीक है। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत जगह आप देखते होंगे, पहले क्या होता था कि कोई भी आईएएस अगर अच्छा काम करता था उसको ट्रांसफर कर देते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते। तो 311 काफ़ी न्यूज़ में था। 164 की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। आप देखते होंगे कि गवर्नर जो है सीएम को अपॉइंट करता है, और गवर्नर ही सीएम के कंसल्टेशन के बाद किसी भी मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाते हैं ये लोग। तो इसमें सीएम का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 764 काफ़ी न्यूज़ में था इस बार, अच्छे से पढ़ लेना। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, ये काफ़ी न्यूज़ में थे, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। और चीफ मिनिस्टर के अगर आप बात करें तो अपॉइंट कौन करता है इनको, गवर्नर करता है। रिमूव रिमूव कौन करता है, कौन कौन सी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की, उसके अलावा क्या पावर्स है, कौन कौन सी कमेटी के हेड रहते हैं, ये स्टेट में क्या इनकी पावर रहती है, ये सारा का सारा आपको पढ़ के जाना है। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुपरिटेंडेंस पावर, जितनी भी इलेक्शन अगर करा रहा है, कौन, पहले तो आपको ये पढ़ना है कि कौन कौन सी चीज़ों के इलेक्शन ये कराते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कराता है, प्रेसिडेंट का कौन कराता है। ठीक है। लोकसभा इनका प्रेसिडेंट इलेक्शन कराता कौन है, पहला तो ये पढ़ना है आपको। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की पावर क्या क्या है। इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की पावर क्या है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल, जैसे भाजपा है, भाजपा का अगर कमल का फूल उनका सिंबल है, तो उसको सिंबल सिंबल अलॉट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली करता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी है वो अगर गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, तो उसको डी रिकॉग्नाइज करने की पावर है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, ये आपको पढ़ना है। ये काफ़ी न्यूज़ में चीज़ थी, इसीलिए इसको टूथलेस बोल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार। तो आप अच्छे से पढ़ना है इसको, न्यूज़ में काफ़ी था ये, काफ़ी बार पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी न्यूज़ में है इस बार। एक क्वेश्चन आप शॉर्ट शॉर्ट रख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनने क्या कर रखा है, काफ़ी नए नए रिफॉर्म्स लाए हैं। वो बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसको बहुत नॉर्मल कोर्ट में बना के रखूंगा, जिससे कि
कॉमन मैन भी डरे ना, झेपे ना यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट अच्छे से पढ़ना है, उसके अलावा हाई कोर्ट भी पढ़ना है। तो आर्टिकल 32, 226 जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 227 भी आता है इसमें, आपको अच्छे से पढ़ना है कि रिट कौन कौन सी है। को वारंटो और सर्शियरी काफी न्यूज में आता है, मैंडेमस भी बहुत बार पूछ रखा है इस एग्जाम में। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इन सब टॉपिक्स के करने ही है। all the topics that I'm talking about, you have to mark in your in a notebook and solve questions as much as possible। आपको इतना करना ही पड़ेगा तो जाके आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। कोलेजियम सिस्टम काफी न्यूज में था, जजेस को अपॉइंट करने के बारे में। गवर्नमेंट ऐसा कहती है कि जजेस जिनको चाहते हैं सिर्फ उनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ रूल, ऐसा कुछ हो सिस्टम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहे, जिससे कि गवर्नमेंट जिनको चाहे उनको अपॉइंट करे। तो ये काफी यहाँ पे को तनावपूर्ण माहौल था अगर आप देखेंगे तो। दोनों में दिक्कत थी, ये काफी न्यूज में था टॉपिक। यूपीएससी ऐसे टॉपिक को बिल्कुल पकड़ेगी और अच्छे तरीके के क्वेश्चन फॉर्म करके आपसे पूछेगी। कोलेजियम सिस्टम आराम से पढ़ना, एनजेएसी क्या है, ठीक है। थर्ड जजेस केस कौन सा है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर, आरबीआई गवर्नर है ये तो, लेकिन आपको जो नॉर्मल हर स्टेट में गवर्नर रहते हैं उनके बारे में पढ़ना है। अपॉइंट कौन करता है, रिमूव कौन करता है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी पावर क्या होती है, और जिस स्टेट का गवर्नर होता है वो दूसरे स्टेट का रहने वाला होता है, ऐसा क्यों है। गवर्नर के बारे में अच्छे से पढ़ना, काफी न्यूज में था। इसके अलावा सिक्स शेड्यूल, टोटल कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शेड्यूल क्या है, सिक्स शेड्यूल में क्या है, और सेवेंथ में क्या है, एट्थ में क्या है। कहीं कोई आपसे पूछेगा फोर्थ शेड्यूल में क्या है, राज्यसभा से रिलेटेड है। थर्ड में क्या है, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, आप ये पूछते रहता है कि फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू व्हाट, सिक्स शेड्यूल, क्योंकि न्यूज में था, आपको ये तो पूछेगा नहीं सीधे, सीधे ये पूछ सकता है कि सिक्स शेड्यूल है क्या, ठीक है। उसके अलावा हमेशा हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को वो करते हैं, इग्नोर करके जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इनको छोड़ के नहीं जाना, आराम से पढ़ो इनको। इसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, एंटी डिफेक्शन लॉ इससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट जो है वो क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारे के सारे लक्ष्मीकांत में मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, ये टॉपिक्स निकालने हैं, गो टू द बुक, गो टू लक्ष्मीकांत बुक एंड सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन, जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस करो आप, जिससे कि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। शाहबानो केस आप सबको पता है, काफी न्यूज में थी, क्योंकि इनके बाद ही, इनने पहल की थी, इनके बाद ही मुस्लिम वुमेन को पर्सनल लॉज में काफी राहत मिली थी, ट्रिपल तलाक, काफी चीजें हैं, आपको शाहबानो केस के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, वर्दी ऑफ वर्दी _CDS, इसमें शाहबानो से रिलेटेड हम लोग बहुत आर्टिकल भी कवर कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ना आप उसको। आर्टिकल 22 काफी न्यूज में था, ठीक है। जब भी कोई इंसान अरेस्ट होता है तो उसके पास उसके कुछ कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसको बताते हैं कि आपने क्या गुनाह किया है इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, जो भी जिसको भी अरेस्ट किया उसके पास पावर है कि वो बोल सकता है कि मैं अपने वकील साहब को बुलाऊंगा यहाँ, उसके बाद ही मैं जो भी काम है वो करूंगा, उसके बाद उसका खुद का वकील चुनने की पावर है। नंबर 3, जिसको भी अरेस्ट करते हैं उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ताकि पुलिस अपनी जबरन कुछ भी जबरदस्ती ना करे, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा आर्टिकल 44 यूसीसी काफी न्यूज में था, क्योंकि उत्तराखंड बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा, तो उसके लिए उसने सुझाव भी मांगे थे उत्तराखंड वासियों से। तो आर्टिकल 44 वैसे अगर ब्रॉडली मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये है कि सारे के सारे जितने रिलीजन हैं उन सबका एक ही सिविल कोड हो, जिससे कि अ, वो सब गवर्न गवर्न हो। जैसे अभी मान लीजिए कोई मुस्लिम इंसान है और एक हिंदू इंसान है, या कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, अगर इनमें से कोई भी इंसान मर्डर करता है तो सब पे एक ही तरह से कानून लगेगा। लेकिन अगर 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 लेट्स से कोई मुस्लिम इंसान है वो शादी कर रहा है और हिंदू इंसान शादी कर रहा है, दोनों पे लॉज अलग लगेंगे, इस पे मुस्लिम लॉज लगेंगे, हिंदू पे हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि सिविल लॉज में क्या होता है, अलग अलग लॉज हैं, पर्सनल लॉज अलग अलग हैं, लेकिन क्रिमिनल सबके सेम होते हैं। ऐसे ही सिविल भी बनाने के चाह रहे हैं कि सिविल लॉज अगर लगे तो सारे की जगह यूनिफॉर्मिटी हो, कुछ धर्म के उसमें कहीं भेदभाव ना हो, काफ़ी डिमेरिट्स भी हैं। इस पे भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आपको ये पढ़ के जाना है, काफ़ी न्यूज़ में था और आपको काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम के दिन। आर्टिकल 15-16 दोनों आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कवर करने हैं। फंडामेंटल राइट्स, हमेशा एक क्वेश्चन आपका फंडामेंटल राइट से आता है, एक क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से आता है, और एक क्वेश्चन आपका डीपीएसपी से आता है। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि तीनों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके कॉमन है, जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक चीज़ है, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों में से क्या कॉमन है, ऐसा करके पूछ लेता है, तो आपको तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही है क्या होते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है पता होनी चाहिए, आपको पता तो रहता है कि मेरे राइट ये हैं, आप हीरो बन जाते हैं कहीं भी, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी बहुत कुछ है, आपको पता भी होना चाहिए, जिसमें से एक है कि जब भी हमको बुलाए नेशनल सर्विस करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ है, आपको पढ़ के जाना है। कभी पूछ लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट राइट है, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स रहते हैं, इसलिए पढ़ के जाना, बार बार रिवाइज करना है इनको। डीपीएसपी कुछ ऐसा रहता है,
डीपीएसपी का फॉर्म अगर आपको सबको पता ही होगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका मतलब यह है कि स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। ये इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है, यानी कि अगर ऐसा स्टेट नहीं करती है तो आप इसको कोर्ट में इसके अलावा इसके खिलाफ आप जा नहीं सकते हैं। जैसे कि एक इसमें यूसीसी का है जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो डीपीएसपी एक ये भी बोलता है आर्टिकल 44 में कि स्टेट को अपना बेस्ट करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए तो इसको हम कोर्ट में इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव्स हैं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो, तो उसके इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। ये स्टेट को अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आपके न्यूज़ में थे, काफ़ी इनको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अब मैंने आपको जो बोला था कि लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जहाँ से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। तो होता क्या है ना दोस्तों, यूपीएससी जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाती है तो वो हमेशा आपको, मैंने आपको बता रखा है, करंट अफेयर्स को लिंक करती है स्टैटिक सब्जेक्ट से। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पकड़नी है। अब आप बहुत जगह आपको पता चलेगा कि 1 साल का पढ़ो, 1.5 साल का पढ़ो, या फिर 6 महीने का पढ़ो, आपको इतना पढ़ना ही नहीं है। लास्ट लास्ट के 2 से 3 महीने का पढ़िए, ठीक है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, अगर आप इन तीनों मंथ्स के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो आपके एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। तो मैंने जैसे अपने जो हम लोग घातक बैच में प्रेजेंट बैच में पढ़ाते हैं, वहाँ मैंने एक ट्रिक बता रखी है कि आपको एक नोटबुक बनानी है, और जो भी टॉपिक आपको मिल रहा है आपको कुछ कुछ पेज छोड़ के उसको लिखना है। जैसे कि आपकी नोटबुक है, आपने 4 से 5 हिस्सों में इस नोटबुक को डिवाइड कर लिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और डिफेंस, ठीक है। ऐसे जैसे आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, आपको आज इलेक्शन कमीशन मिला, पॉलिटी में बस लिख लीजिए इलेक्शन कमीशन। आपको साइक्लोन मिला, ज्योग्राफी में साइक्लोन लिख लीजिए। आपको हिस्ट्री में राजा राममोहन रॉय मिले, तो आपको हिस्ट्री में ये लिख लेना है। तो ऐसे करके आप डेली बनाएंगे, पूरे जनवरी के, फरवरी के, मार्च 15 तक आपको करना है। तो आपको जैसे एग्जाम से आप 1 महीने पहले इस बुक को खोलेंगे ना, तो आपको पता लगेगा काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफ़ी न्यूज़ में थे। आपको सीधे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं अपनी बुक से, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पता चल सकता है कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग पहले से तैयार रह सकते हैं। तो मैं भी ऐसे पढ़ता था, और मैंने भी 2 बार एग्जाम इसी ट्रिक से निकाल रखा है, आप ऐसा करिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो जेन्युइन, आप नीचे कमेंट करिए। ये पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट भी हमने ला रखा है वीडियो का, आप उसको देखिए। इसके अलावा हिस्ट्री का भी आएगा, और साइंस का भी हम लाएंगे, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।